सर सारा दिन अपने टेबल पे बैठे रहता हूँ, अपने बेड पे बैठे रहता हूँ, अपने हेडफोन लगा करके अपने फोन के अंदर सारा दिन फ्री फायर खेलता रहता हूँ। आजा भाई एफएफ में भिड़ ले, एफएफ में भिड़ ले, विनर विनर चिकन डिनर, पबजी में भिड़ ले, पबजी में भिड़ ले है भाई। लेकिन सर काम बहुत कर रहा हूँ मैं, इसको भी काम ही तो कहेंगे। जितना भी ये भाइयों और बहनों को जितना भी लंबा खींच ले, लेकिन क्या है, जितनी आवाज लगा ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, खड़े तो एक ही जगह पर है। ऐसा तेरे को लग रहा है, ऐसा तुझे लग रहा है कि ये काम है, लेकिन असल में ये काम नहीं है। क्यों नहीं है आजा बताता हूँ। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है किसी केस में, ये सिर्फ तब माना जाएगा जब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उसी फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाँ जी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई, क्या हाल चाल है मेरे सारे के सारे रामलाल, देवी जी, शक्तिमान और भक्तिमान के। आशा करता हूँ कि सबके सब एकदम कुशल मंगल होंगे भाई। तो तुम्हारे प्यारे देवू भैया कभी तुमको बोलते हैं कि भाई फिजिक्स का एक और चैप्टर, एक और वन शॉट लेकर के आ चुके हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर एनर्जी। तो इस लेक्चर को देखने के बाद मेरी एक गारंटी है भाई कि तुम्हारी जो भी एनर्जी लूज हुई पड़ी है ना तुम्हारे पेपर्स की वजह से, तुम्हारे ये टफ चैप्टर्स की वजह से, ये एनर्जी चैप्टर के तुम्हारा फंडे होंगे, उसकी एनर्जी एकदम वापस तुम्हारी रिस्टोर हो जाएगी इस वन शॉट को देखने के बाद। ठीक है भाई, तो एक और चैप्टर लेकर के आ चुके हैं, वन शॉट लेकर के आ चुके हैं आईसीएससी क्लास 8 फिजिक्स का। ठीक है भाई, चैप्टर का नाम है हमारे पास एनर्जी, क्लास 8 आईसीएससी फिजिक्स वन शॉट बाय और बिलव देवू भैया और अपने देवअग्नानी सर। ये देवअग्नानी किसने लगाया है? रिस्पेक्ट का खत्म हो गई है क्या भाई? सर कहां गया भाई? सर कहां गया? सर होना चाहिए भाई यहाँ पे। ये चैट जीपीटी, ये चट जपट आजकल ज्यादा बन रही है खुद को, थोड़ी बहुत मेरे को इमेजेस जनरेट करके क्या दे दी। ये भैया हमारे नाम के आगे सर लगाना भूल गई, क्या बात है बेटे? रोबोट हो, रोबोट रहो, आदमी लोग नहीं रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले अपने को इस चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़नी है जो कि क्या है? वर्क है। वर्क क्या है? काम करना, कर्म। कर्म ही जीवन है, श्री कृष्ण भी कह के गए थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सर फल वल तो बात की बात है, हम तो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, है ना भाई? तो कर्म मतलब वर्क है ना, तो वर्क तुम्हें करना है। सर वर्क तो मैं बहुत करता हूं, पेपर आने वाले हैं, ये पूरा पूरा दिन बस अपने स्टडी टेबल पे बैठा रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ। अच्छा वो वर्क है? चलो देखते हैं वर्क है या नहीं है। ओके सर सारा दिन अपने टेबल पे बैठा रहता हूँ, अपने बेड पे बैठा रहता हूँ, अपने हेडफोन लगा करके अपने फोन के अंदर सारा दिन फ्री फायर खेलता रहता हूँ। आजा भाई एफएफ में भिड़ ले, एफएफ में भिड़ ले, विनर विनर चिकन डिनर, पबजी में भिड़ ले, पबजी में भिड़ ले है भाई। लेकिन सर काम बहुत कर रहा हूं मैं, इसको भी काम ही तो कहेंगे। ऐसा तेरे को लग रहा है, ऐसा तुझे लग रहा है कि ये काम है, लेकिन असल में ये काम नहीं है। क्यों नहीं है आजा बताता हूं। तू ये अपने पास यहाँ पर ये भाई साहब अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरी जिम की शक्ति लगा करके यहां पर इस दीवार को दे रहे हैं धक्का। क्या दीवार मूव कर पा रही है? क्या दीवार मूव कर पा रही है? नहीं कर पा रही। ये दीवार यहां पर मूव नहीं कर पा रही। ये मोहतरमा अपने पेपर के लिए तैयारी कर रही है, एक ही जगह पे बैठे बैठे कर रही है। क्या ये चलते चलते पढ़ रही है? क्या ये चलते चलते पढ़ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैथ्स पढ़े हुए बड़े साल हो गए भाई, थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना भाई? तो भाई ऐसा है अपने पास कि मोहतरमा एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ रही है, चलते फिरते नहीं पढ़ रही। ठीक है, और ये हमारे पास हमारे महान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है ना, ये यहां पर एक जगह पे खड़े खड़े स्पीच दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी को वोट दो। ये जो सीजेपी बीजेपी आ रही हैं, इनको पछाड़ के रख देंगे, है ना भाई? तो एक ही जगह पे खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अपना स्पीच दे रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं ना चलते फिरते स्पीच दे रहे हैं, एकदम वॉक करते करते, हाँ भाई बुढ़ापा आ गया, थोड़ा चलते चलते काम करेंगे, थोड़ा फिट रहेंगे, है ना भाई? तो ऐसा तो नहीं कर रहे, एक ही जगह पे खड़े खड़े स्पीच दे रहे हैं ना। तो बेसिकली फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है किसी केस में, यह सिर्फ तब माना जाएगा जब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और उसी फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह से हिल रहा है, तब माना जाएगा कि भाई साहब वर्क हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पर हमारे पास ये भाई साहब दीवार पे धक्का तो दे रहे हैं, लेकिन दीवार इनकी जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में दीवार चल नहीं रही है, दीवार वहीं खड़ी है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है? जीरो है। तो यहां पर वर्क क्या हुआ? यहां पर वर्क भी जीरो हुआ। ये मोहतरमा एक ही जगह पे बैठे बैठे पढ़ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इनकी, कुछ चलते फिरते कर रही हैं? नहीं कर रही हैं। तो यहां पर भी वर्क क्या हुआ? जीरो हुआ। हमारे पीएम भाई साहब क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पे खड़े खड़े स्पीच दे रहे हैं, भले ही इनके शब्दों में जितना भी दम हो। भाइयों और बहनों,
है ना, जितना भी शब्द में दम हो, जितना भी ये भाइयों और बहनों को जितना भी लंबा खींच ले, लेकिन क्या है, जितनी आवाज लगा ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, खड़े तो एक ही जगह पर है, खड़े तो एक ही जगह पर है। तो क्या इन्होंने कोई काम किया? इन्होंने तो काम नहीं किया। ठीक है, तो वर्क डन यहां पर भी हमारे पास क्या है? 0 है। ओके जी, चलो और केसेस देख लेते हैं भाई। अब यहां पर अपने पास क्या है? व्हेन इज द वर्क डन, काम हुआ कब है? ये भाई साहब यहाँ पे हमारे पास तो तैराक भाई साहब है, स्विमर जी है। ये स्विमर जी अपनी एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, है ना भाई। मछली जल की रानी है, जीवन क्या होता था? क्या होता था भाई? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो इनको बाहर मत निकालना, मर जाएंगे। यहां पर वर्क अपने पास हो रहा है। ये आ गए अपने पास स्पाइडरमैन भाई साहब। भाई साहब स्पाइडरमैन आने वाली है, तुम्हारे देव भैया तो बहुत एक्साइटेड है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे भाई साहब। है स्पाइडरमैन का वो गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को, अमेजिंग स्पाइडरमैन फिल्म का। कौन सा, कैसा है वो गाना? कैसे 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 है? गॉन 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 करके एक गाना है, मस्त गाना है, बड़ा मस्त है, बड़ा मस्त लगता है मेरे को, है ना। तो यहाँ पर भी स्पाइडरमैन भाई साहब भी ऊपर नीचे सू 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 करके इधर उधर घूमते रहते, मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है? वर्क यहाँ पर भी हो रहा है। कूली भाई साहब, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं। तो लोग आ जा रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनका सामान ये उनके साथ ले लेकर के डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो एक जगह दूसरी जगह सामान लेकर के जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है। यहां पर भी वर्क हो रहा है। यहां पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पास यहां पर ऐसे पड़ा हुआ है, उसी जगह पर उस ऑब्जेक्ट को अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन मैंने दबा दिया। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट पे क्या वर्क मैंने किया? हुआ, किया मैंने वर्क उस पर, क्योंकि उसके जो ये पॉइंट्स थे, ये वाले पॉइंट्स तो डिस्प्लेस हो गए ना, ये वाले पॉइंट्स तो डिस्प्लेस हो गए ना, ऑब्जेक्ट दब गया। ऑब्जेक्ट जो था मेरे पास, मेरा ऑब्जेक्ट दब चुका है। तो यहां पर क्या है? ये पॉइंट्स जो थे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो मूव कर गए और ऑब्जेक्ट अब पतला हो गया, पतला हो गया। तो बेसिकली वो पॉइंट्स मूव किए, वो डिस्प्लेस हुए। तो यहां पर भी वर्क मेरे पास हुआ है। ओके बातचीत, ओके बातचीत। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ वर्क। वर्क मेरे पास क्या होता है? वर्क की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वर्क मेरे पास बोला जाता है कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन अ बॉडी, है ना। जब फोर्स अप्लाई किया जाता है एक बॉडी पर एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स, द वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द बॉडी और बाय द बॉडी। ठीक है भाई, तो अपन इसको लिखेंगे, when a force is applied on a body or by the body, and that body moves in the direction of that applied force, in the direction of that applied force, the work is said to be done by the body। ठीक है भाई, अगर हमारे पास हमने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और वो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी चल दी, उसकी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हम क्या बोलेंगे? उस पर वर्क हुआ है, हमारे द्वारा हुआ है। या अगर वो अपने आप चल गई तो उसने खुद से काम किया है। ठीक है भाई, तो ऐसा अपन कह सकते हैं। तो वर्क का हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूला हो जाता है कि वर्क फोर्स हमने लगाया, उतना फोर्स का मैग्नीट्यूड और जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई वो, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये अपने पास क्या आ जाएगा? वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। यह आ गया अपने पास वर्क का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो यहां पर अपने पास वर्क जो है किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है? वर्क डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। इन दो फैक्टर्स पर जो वर्क डन होता है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से दो फैक्टर्स पर सर जी? पहला फैक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? पहला मेरे पास क्या है? जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने अप्लाई किया। अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूंगा, कम फोर्स अप्लाई करूंगा, तो कम मूवमेंट होगी, कम काम होगा। लेकिन अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा, यार चांटा ही देके मारा, है ना भाई,
100 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ गया फोर्स का, काम मैंने ज्यादा किया, ज्यादा तेज चांटा मारने के लिए, ज्यादा ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करने के लिए मैंने ज्यादा काम किया, ज्यादा ताकत लगाई, है ना भाई। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। ठीक है भाई। दूसरा मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख देते हैं अभी के लिए इसको, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा आगे वाला टॉपिक है, तुमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस लिख देते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स मतलब देख मेरी बात सुन, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये मेरे पास जमीन है, मेरे पास क्या है, जमीन है, ग्राउंड, इसके ऊपर पड़ा हुआ भाई साहब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने लगा दिया फोर्स, मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, मान लें ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ गया, यूं ऊपर उड़ गया, तो क्या ये माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इसमें वर्क डन नहीं मानूंगा मैं। मैंने अगर इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाया ना, तो इसकी मूवमेंट जो होनी चाहिए वो भी इसी डायरेक्शन में ही होनी चाहिए। पहले ये यहां पर था, अब ये इतना मूव कर गया, अब ये यहां तक पहुंच चुका है, कहां तक पहुंच चुका है, अब ये यहां तक पहुंच चुका है भाई साहब, अब ये यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इस भाई साहब को मैंने पहुंचा दिया, इस बक्से को मैंने पहुंचा दिया, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और कितना मूव हुआ, ये इतना मूव हुआ मेरे पास, ये कितना है, डी डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स जितना मैंने लगाया इनटू में डिस्टेंस, उतनी ही डायरेक्शन में, उसी फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ये मूव किया, वो डिस्टेंस उसके साथ फोर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास वर्क आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज अपने पास है। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो अपने पास यूनिट क्या होता है वर्क का, वर्क का देख सबसे पहली बात, एक मिनट रुकना यार, यस तो वर्क अपने पास फॉर्मूला आ चुका है, वर्क का क्या फॉर्मूला आ चुका है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस, ये फॉर्मूला आ चुका है। फोर्स का मेरे पास क्या होता है भाई साहब यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या है मेरे पास, न्यूटन है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है भाई साहब मेरे पास, मीटर है। तो मेरे पास क्या, मैं वर्क के यूनिट को क्या बोलूंगा बता, तो वर्क का मेरे पास यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, ये आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आप कह रहे हो इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है, हमने बुक्स में पढ़ा है जूल्स होता है। हाँ जी, अब देख भाई, न्यूटन भैया ने फोर्स के बारे में बात करी, उन्होंने बोला भाई साहब देखो, जब भी फोर्स का नाम लिया जाएगा, जब भी फोर्स वाली क्वांटिटी को याद किया जाएगा, तो मेरा नाम आना चाहिए, न्यूटन होगा फोर्स का यूनिट, न्यूटन भाई साहब ने ऐसे बोला। अब वर्क नाम की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जिसने पढ़ाई करी, जिसने भाई पूरा फॉर्मूला जनरेट किया, काम किया सारा, वो ये भी तो कहेगा कि यार न्यूटन ने जो काम किया वो किया, अब वर्क के ऊपर मैंने काम किया तो इसका यूनिट मेरा होना चाहिए ना। तो फिर फिजिसिस्ट ने हमने बोला चलो यार बात तो ये सही कह रहा है, एक काम करते हैं, न्यूटन मीटर इसका डिराइव्ड यूनिट तो है ही है, न्यूटन मीटर भी इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन न्यूटन मीटर दो यूनिट साथ में बोलने से बढ़िया है एक यूनिट दे देते हैं जूल। तो जूल भाई साहब ने इसकी काम किया था इसके ऊपर सारा का सारा, तो जूल भाई साहब का नाम इस पर लगा दिया गया, या फिर अपन कह सकते हैं इसके यूनिट को जूल, जिसको कैपिटल जे से डिनोट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों ही मेरे पास क्या है, एसआई यूनिट्स हैं, ये दोनों ही मेरे पास क्या है, एसआई यूनिट है, किसके, वर्क के। ओके, ये मेरे पास एसआई यूनिट आ जाता है किसका, वर्क का। ओके जी, और क्या है अपने पास, ये क्वेश्चन है, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। अब देख मेरे पास यहां पर वर्क का फॉर्मूला ये है, अगर मेरे को बोल दिया है कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस है, और वर्क मेरे पास कितना है, 1 जूल है, मेरे को दे रखा है 1 जूल, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, और उसी फोर्स की डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट था जिस पर मैंने फोर्स लगाया वो 1 मीटर तक ही मूव कर पाया,
ठीक है, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर बिकम्स 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 जूल बोल सकता हूं ना, तो आ गया ना 1 जूल वाला वर्क, है ना। तो ऐसा अपन बोल सकते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स एन ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहां पे करेक्ट ऑप्शन। अ मैन पुल्स अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन के फोर्स से आदमी भाई इस कार्ट को पुल कर रहा है और मूव कर रहा है उसको 3 मीटर तक। फाइंड द वर्क डन, बताओ कितना काम हुआ। यहाँ पे फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू में डिस्टेंस। वर्क आ जाएगा मेरे पास 100 न्यूटन का मेरे पास फोर्स है, डिस्टेंस कितना हुआ 3 मीटर हुआ, तो ये मेरे पास वर्क कितना आ गया 300 न्यूटन मीटर आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं 300 जूल्स लिख सकता हूं, 300 जूल्स लिख सकता हूं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर? सही है भाई बताओ, सही है भाई बताओ, ओके बातचीत है, ओके बातचीत है। आजा आगे बढ़ जाते हैं। अ बॉक्स इज पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, इट मूव्स 0.2 मीटर, 0.2 मीटर तक वो आगे बढ़ रहा है। व्हाट इज द वर्क डन? होमवर्क क्वेश्चन है तेरा, सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, बच्चों वाली मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, आगे बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है? देख पहली बात आसान भाषा में तेरे को बता देता हूं एनर्जी क्या होता है। आसान भाषा में, आसान भाषा में सर 3 इडियट्स चल रही है क्या? व्हाट इज मशीन? ऊपर नीचे पंखे से लेके पैंट की जिप तक सब कुछ मशीन है। ठीक है भाई, देख देवू भैया ना फील जब टॉपिक की देते हैं तो वो देते हैं आसान भाषा में, लेकिन इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे, तू अगर पेपर में आसान भाषा में पेपर आंसर लिख के आएगा ना तो तेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो तेरे मार्क्स के लिए तेरे को भाई किताबी भाषा भी बता देंगे तेरे देवू भैया, लेकिन फील के लिए कि तेरे को एकदम टॉपिक चमक जाना चाहिए, है ना भाई, मक्खन एकदम, तो उसके लिए तेरे को आसान भाषा में भी समझा देंगे। तो एनर्जी क्या है आसान भाषा में? वर्क डन की आत्मा है। क्या है? आत्मा है, वर्क डन की आत्मा, वर्क डन की आत्मा है, स्पिरिट है, ऑरा है। ठीक है, मतलब देख हम कोई काम करते हैं, है ना, मतलब हम अगर है जैसे, तो हमारे अंदर क्या है, हम जो भी मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर से अगर मेरी आत्मा निकाल दी जाए, मेरी रूह निकाल दी जाए, तो क्या बनेगा? सिर्फ ये शरीर बचेगा, सिर्फ ये शरीर बचेगा। तो उसी तरीके से हम अगर किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, हमने किसी बॉडी के ऊपर चांटा लगाया, तमाचा लगाया, लात मारी, थोड़ा कुछ ना कुछ मुक्के उक्के मारे, काम वाम किया, तो वो जो काम हमने किया वो किस फॉर्म में उस बॉडी में स्टोर होगा, उस बॉडी में वो काम कैसे बोला जाएगा कि हाँ यार इस बॉडी पर काम हुआ है, उसमें बोला जाएगा कि हाँ इस बॉडी के ऊपर काम किया गया है, और ये काम स्टोर किस फॉर्म में हुआ है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है। मतलब एक फुटबॉल पड़ी हुई है, मैंने उस फुटबॉल को लात मार दी, मैंने उस फुटबॉल को लात मार दी, तो मैंने उस पर क्या लगाया? मैंने उस पर काम किया, मैंने उस पर एनर्जी प्रोवाइड करी, तो मैंने अपनी एनर्जी उस फुटबॉल को दे दी, और उसी एनर्जी के साथ अब वो एनर्जी उस फुटबॉल के अंदर स्टोर हो चुकी है, और वो स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म में ही क्या है भाई? वो उड़ते उड़ते जा रही है। फुटबॉल के पास पर तो है नहीं कि वो उड़ जाएगी, कैसे उड़ रही है? उसको मैंने एनर्जी दे दी उड़ने की। तो जो मैंने लात मार के एनर्जी अपनी बॉडी से निकाली, वो एनर्जी मेरे पैर में से उस फुटबॉल के अंदर चली गई, और उस फुटबॉल उसी एनर्जी के साथ वो उड़ते 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 दूर चली गई। ठीक है भाई, तो ऐसे होता है, एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो हमेशा किसी बॉडी के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। ठीक है, सो व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इट एनर्जी इंक्रीजेस। अब मैंने एक बॉडी के ऊपर काम किया, फुटबॉल के ऊपर लात मारी, उसके ऊपर वर्क किया, तो क्या होगा? उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो भग गई, है ना। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूं, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही बात मैंने तेरे को बता दी। ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के द्वारा बाय द बॉडी अगर काम किया गया है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे मैंने काम किया, मैंने उस पर लात मारी, तो मैं थोड़ा थक जाऊंगा, मेरी क्या हुई? एनर्जी डिक्रीज हो गई, मैं थोड़ा सा थक गया, है ना, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। इन अदर वर्ड्स और क्या कह सकते हैं? एनर्जी इज स्पेंट, एनर्जी खर्च हो जाती है जब भी एक बॉडी काम करती है। तो मैंने काम किया, मेरी एनर्जी थोड़ी सी खर्च हो गई। ठीक है, तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके बातचीत, आजा आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? सिंपल अगेन, क्योंकि ये आत्मा है हमारे पास वर्क डन की, तो एनर्जी का यूनिट अपने पास क्या है? ऐसा यूनिट एनर्जी का भी हमारे पास क्या होता है? जूल ही होता है। कैपिटल जे से इसको डिनोट किया जाता है, जूल ही होता है इसका भी एसआई यूनिट।
ठीक है भाई साहब, ओके, क्योंकि आत्मा है ना भाई। अब तेरे को कोई बोले अच्छा क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है, तू कहेगा हाँ शर्मा जाएगा, एकदम शाय आ जाएगा, बस क्या रहा है। और तेरी आत्मा से निकाल कर कोई पूछे क्या तुम्हारी रूह से हम पूछना चाहेंगे क्या तुम उस कन्या से मोहब्बत करते हो, बेइंतहा मोहब्बत, वो भी यही कहेगा, है ना भाई। तो अपने पास क्या है, रूह की बात करो, आत्मा की बात करो या तेरी बात करो, दोनों का क्या लव इंटरेस्ट एक ही है। तो वैसे ही अपने पास क्या होता है, चाहे वर्क की बात करो चाहे एनर्जी की बात करो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, एक ही है, जूल। ठीक है भाई, ओके। अब मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी के पास होती है, जब चाहे वो बॉडी रेस्ट पर है चाहे वो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन ये दो टाइप होते हैं इसके, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है। पहली अपने पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी, पहली अपने पास क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। दूसरी अपने पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किस लिए होती है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पास होती है एक बॉडी के पास बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो बॉडी अगर रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन ये बता रही है कि भाई उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी है। मैंने एक बॉडी को जाकर के पहाड़ के ऊपर रख दिया, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे तन्ना था, तन्ने पे डाली थी, डाली पे पत्ते थे, पत्तों में घोंसला था, घोंसलों में अंडे थे, अंडों में बच्चे थे, बच्चों की चोंच थी, चोंच मारी फुट, चंडा गया फुट, चिड़िया गई फुर, अरे पहाड़ी पे पेड़ था। सर क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। बेसिकली पहाड़ी पे पेड़ था और वो पेड़ क्या हुआ, वो पेड़ मैंने काट दिया, पहले वो पहाड़ी के ऊपर था तो उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास क्या थी, उसके पास थी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने उसको काटा, वो पहाड़ी से गिरता 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 कुछ ना कुछ स्पीड के साथ नीचे तक आया। अब क्या है, अब तो सर उसकी पोजीशन तो चली गई, तो उसका मतलब एनर्जी चली गई नहीं, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। जिस स्पीड के साथ वो नीचे गिरता हुआ आया, उस स्पीड की वजह से उसके पास जो एनर्जी होगी, मोशन की वजह से, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास होती है उसकी पोजीशन की वजह से, एंड काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास होती है उसके स्टेट ऑफ मोशन की वजह से, उसके मूव करने की वजह से। ठीक है यार, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। ये कह सकते हो मैकेनिकल एनर्जी दो फॉर्म्स में पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कहना चाहूं कि यहां पर मेरे पास टोटल एनर्जी क्या होगी एक बॉडी की, टोटल एनर्जी क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, ओके आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैंने जैसा बताया यहां पर भाई साहब के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, लेकिन अब ये भाई साहब कुछ ना कुछ हाइट पे चले गए हैं, पहाड़ी पे चढ़ गए, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे तन्ना था, तन्ने पे डाली थी, ये हाइट एच पे चढ़ चुका है। अब इस हाइट की वजह से इसकी जो यहां पर एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी। ठीक है भाई, ये होगा। सो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है तुम्हारे पास, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का मेरे पास यूनिट क्या होता है, एनर्जी का मेरे पास यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो इसका भी जूल होगा ना, एग्जैक्टली। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी मेरे पास जो एसआई यूनिट होगा वो मेरे पास क्या होगा, जूल होगा। सर इसका लेकिन फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, अभी बताऊंगा इसका एक्सप्रेशन अभी डिराइव करेंगे। ठीक है भाई, ये चीज है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के भी टाइप्स की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास फर्दर दो टाइप्स की आ जाती है। एक मेरे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी किसकी टाइप की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी, मैं भाई बकता धुन करते हुए पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो क्या हुआ, ग्राउंड से मेरी जो हाइट है वो हाइट ऊपर हो गई मेरी, उस टाइम पर जो मेरी पोजीशन होगी उस पोजीशन की वजह से मेरे पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन मान ले कि मेरे पास एक गुलेल है, गुलेल समझते हो, गुलेल कैटपुल्ट बोलते हैं शायद इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश थोड़ी तुम्हारे मास्टर की नासाज है तो कोई बात नहीं, समझ जाना। तो गुलेल जो होती है हमारे पास, जो माइटी राजू जो यूज कर रहा है छोटा भीम में, तीरंदाज तो है ही वो, लेकिन गुलेल भी कई बार यूज करता है। ठीक है, तो गुलेल है हमारे पास। अब गुलेल के अंदर मैंने एक पत्थर रखा, ठीक है, और उस गुलेल को मैंने खींच दिया, तो मेरे को एक बात बता, उसका जो थ्रेड था, उसका जो लास्टिक था, वो पहले तो इतना था, अब मैंने उसको खींच दिया, बेसिकली उसकी पोजीशन मैंने चेंज करी ना,
मैंने उसकी पोजीशन चेंज करी ना, तो अब उसकी पोजीशन बढ़ गई है, उसको मैंने ऊपर ले आया हूं, कहीं तो खींच लिया है मैंने उसको। तो उस केस में जब हम किसी चीज को खींच करके रखते हैं, इलास्टिक बना देते हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो रोप हो, चाहे वो लास्टिक हो, कुछ भी हो, रबर बैंड हो, ठीक है, उस केस में भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उस वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाली किस लिए थी, ये वाली सिर्फ इसलिए थी कि भाई साहब मेरे पास क्या है, एक सामान है, मैंने उसको उठा करके पहाड़ी के ऊपर तक मैं ले गया, ठीक है, हाइट h तक मैं इस सामान को ले गया, किस सामान को ले गया भाई साहब, इस ऑब्जेक्ट को, ये यहां पर था, यहां पर क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, तो यहां पर हाइट कितनी है, यहां पर हाइट 0 है। अब मैं इसको उठा करके अगर मैं इसको ऊपर ले गया हूं यहां तक, तो यहां पर कितनी हो गई भाई हाइट मेरे पास, यहां पर हाइट हो गई h हाइट तक मैं इसको अब ले गया हूं। ठीक है, तो इस हाइट की वजह से इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है भाई, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की यदि मैं बात करूं, मान लेते हैं ये मेरे पास आ गई एक दीवार, और ये हो गई जमीन। दीवार ऐसा तो नहीं है ना हवा के अंदर होती है, जमीन से जुड़ी हुई होती है, तो ये दीवार मेरे पास जमीन से जुड़ी हुई है। यहां पर मेरे पास है एक बॉक्स, और वो बॉक्स का क्या खेल है, वो बॉक्स मेरे पास स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं या तो इस बॉक्स को खींच सकता हूं, क्या कर सकता हूं, खींच सकता हूं फोर्स लगा के, या फिर मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूं। इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, या फिर स्प्रिंग को मैंने खींच दिया, तो या तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की जो मेरे पास पोजीशन थी, वो पोजीशन मैंने चेंज कर दी, वो पोजीशन मैंने चेंज कर दी। मानो जैसे मैं इसको, ये पहले ये बॉक्स मेरे पास यहां पर पड़ा हुआ है ना, थोड़ी देर बाद मैंने इसको भाई अंदर कंप्रेस कर दिया, अब ये यहां पर अंदर पहुंच चुका है, या फिर मैंने इसको बाहर एक्सपैंड कर दिया, अब ये यहां पर पहुंच चुका है। तो बेसिकली इसकी जो चेंज हुआ पोजीशन का, वो कितना हुआ, इतना हुआ अगर मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, इतना हुआ अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो इतना इसकी पोजीशन में चेंज आया ना। जैसे यहां पर इसकी पोजीशन इतने से लेके इतने पहुंच गई, हाइट h का डिफरेंस आया ना, यहां पर भी इतना डिफरेंस आया ना। तो जो पोजीशन का चेंज होगा, पोजीशन में अपने पास जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होगी बॉडी में, वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे केस में मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो ये बात है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या क्या है पोटेंशियल एनर्जी के, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एक मिनट रुको, हाँ एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अपने पास अगर तुम घड़ी को देखोगे बाहर से, तो देखने में तुमको लग रहा है घड़ी है, अंदर व्हील्स होंगे कुछ, उसकी वजह से अपने पास जो घड़ी की नीडल्स हैं वो मूव कर रही हैं, टाइम अपने को पता चल रहा है, आर नीडल है, मिनट नीडल है, सेकंड नीडल है ना, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन वो जो हैंड्स होते हैं ना घड़ी के, उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी स्प्रिंग्स लगी हुई होती हैं, वो स्प्रिंग्स की मदद से पूरा का पूरा ऑपरेट होता है। पूरी एक साइकिल हो गई एक नीडल की, फिर स्प्रिंग अपने पास वापस एक्सपैंड नॉर्मल हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, फिर से कंप्रेस होती रहेगी, फिर रिलैक्स, फिर कंप्रेस, फिर रिलैक्स। तो बेसिकली क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का पूरा एप्लीकेशन है कि स्प्रिंग्स है, उसके अंदर स्प्रिंग्स कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती रहती हैं, जिसकी वजह से अपने को टाइम सही तरीके से दिखता है। तो हैंड्स ऑफ अ वॉच के अंदर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन होता है। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। अ स्ट्रेस्ड कैटापुल्ट, कैटापुल्ट ही बोलते हैं भाई, सही बोला था मैंने, इतनी भी खराब नहीं है मेरी इंग्लिश। गुलेल, गुलेल है ना, एक गुलेल को तुमने स्ट्रेच करके रखा है, अगेन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। ठीक है, अ फॉलिंग स्टोन ड्राइव्स अ नेल इनटू द वुड। अब मैंने क्या किया, मेरे पास एक लकड़ी का फट्टा है, उसके ऊपर मैंने ये ऐसे इस तरीके से, ये मैंने एक लोहे की जो कील है उसको लगा करके रखा हुआ है, मैंने उसके ऊपर एकदम भारी एक पत्थर पटक दिया, भारी पत्थर। अब वो भारी पत्थर ऊपर से मैंने पटका, है ना, तो क्या था, कुछ ना कुछ हाइट पर था वो। अब वो उस हाइट से अगर नीचे गिरा, तो हाइट पे उसके पास क्या थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने भाई उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो जा करके सीधा इस कील को अंदर ठोक देता है, लकड़ी के जो फट्टा है उसके अंदर ठोक देता है। ठीक है भाई, तो ये अपने पास क्या हुआ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एप्लीकेशन हो गया। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, एक डैम के अंदर जो वाटर होता है वो स्टोर्ड होता है। डैम देखा है कभी तुमने,
इस तरीके से हमारे पास डैम होता है, उसके अंदर यहां पर ये पानी स्टोर्ड है बहुत सारा, तो ये पानी जो है ऊपर तक स्टोर्ड है। तो जैसे ही यहां पर नीचे क्या है, ये हाइट h तक ये जो पानी स्टोर्ड है, यहां पर नीचे एक शाफ्ट लगा दिया गया। क्या लगा दिया? टरबाइन लगा दिया। टरबाइन क्या होता है? पंखा होता है। पंखा लगा दिया, जिसको लगा देंगे मोटर आ गई, तो यहां पर प्रेशर के साथ एकदम जो पानी होगा वो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। तो बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल एनर्जी थी इसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस पोटेंशियल एनर्जी ने इसको एनर्जी दे दी, स्पीड प्रोवाइड कर दी कि अब काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करता हुआ बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आ गया एप्लीकेशन। अब फॉलिंग स्टोन लिफ्ट्स वेट अप। अब जो एक गिरता हुआ स्टोन होता है, तुमने देखा होगा, अगर लिफ्ट अपन नॉर्मल लिफ्ट बना सकते हैं, जैसे मान ले मेरे पास पुली आ गया, ये रस्सी बांध दी मैंने, ये मेरे पास भारी वजन है एक, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर यहां पर एक प्लेटफॉर्म लगा दिया। इस वजन को जैसे ही मतलब ऐसे देख ले चल, ये मेरे पास भारी वजन है, ठीक है, और ये मेरे पास है प्लेटफॉर्म। मैंने यहां से रस्सी को भाई बांधा हुआ था, उसको खोला जैसे ही, ये भारी वजन नीचे गया, और ये जो मेरे पास प्लेटफॉर्म था इसके ऊपर आदमी खड़े हैं 2-4, ये ऊपर चले गए। तो लिफ्ट बना दी ना मैंने, नॉर्मल लिफ्ट बना ली मैंने, है ना। तो लिफ्ट मेरे पास ऐसे बन गई। कैसे बन गई? इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ऊपर थी, इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, और इसको वो एनर्जी मिल गई, इसके अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी कि ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर भी हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम होता है। अब अगर मैं बात करूं एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास क्या है? पहाड़ी पे पेड़ है, मतलब पहाड़ी पे कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया? ग्राउंड लेवल आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया? ग्राउंड लेवल आ गया, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल से ये पहाड़ी का जो चोटी है वो कितनी ऊपर है? हाइट कितनी है? हाइट h है। और ये यहाँ पे ग्राउंड पे कितनी है हाइट? ग्राउंड पे तो 0 है ना भाई हाइट, अभी कुछ भी चढ़ा थोड़ी है। तो यहां से मैंने उठाया एक ऑब्जेक्ट, ये मैंने उठा लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है मेरे पास? m मास है। इस ऑब्जेक्ट का मास है मेरे पास m। इस ऑब्जेक्ट को मैं ले गया ऊपर, ऊपर पाजी ऊपर, ओ काके ऊपर, ऊपर ले गया मैं इस ऑब्जेक्ट को, है ना। यहां तक मैं इस ऑब्जेक्ट को ले गया, और यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इसका मास कितना है? सर मास अब इसका डबल हो जाएगा। कुछ भी, मास कैसे चेंज हो जाएगा? मास तो इसको भाई जाकर के मार्स प्लेनेट पर ले जा, जुपिटर पर ले जा, तब इसका मास चेंज ना हो। तो मास उतना ही रहता है बेटा, मास मेरे लाडले उतना ही रहता है, मास अभी भी इसका m है, बस हाइट का डिफरेंस आ गया। इसको यहां से उठाया और यहां तक हम ले गए, यहां तक हम इसको ले गए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यहां से लेके ऊपर तक लगेगा, नीचे भी लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन नीचे बेसिकली h जो थी वो 0 थी, हाइट 0 थी। यहां पर हाइट कुछ ना कुछ आ चुकी है, लंबी हाइट बन चुकी है। इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा हमेशा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एक बात तुम्हारे देवू भैया तुमको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि जहां पर बात आ जाएगी किसकी? फोर्स की। जहां पर बात आ जाएगी किसकी? फोर्स की बात आ जाएगी, तो वहां पर फोर्स क्या है? फोर्स है गुरु। तो गुरु होगा जहां पर, वहां पर होगा चेला। तो फोर्स गुरु का चेला कौन है? फोर्स गुरु का हमारे पास चेला है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर फोर्स की बात करी गई है तो एक्सेलरेशन की बात भी करी जाएगी। एक्सेलरेशन कौन सी होगी? जिस एक्सेलरेशन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g, स्मॉल g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अभी के लिए इस बात को सिर्फ सुन करके रट लो, याद कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगी अभी फॉर्मूलाज वगैरह में, ठीक है। बाकी तुम इसकी डेरिवेशन अच्छे से, इसके बारे में और अच्छे से 9th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। सो द एक्सेलरेशन, या फिर इसको ऐसे नॉर्मली लिख लेते हैं, यहां पर कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे लग रही है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? g, यानी कि सिंपली मैं लिख दूंगा इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन लग रही है, इतनी एक्सेलरेशन लग रही है। और इस एक्सेलरेशन को मैं डिनोट किससे करता हूं? इस एक्सेलरेशन को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल g से, है ना भाई। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई साहब? अगर मैं बात करूं वर्क हुआ है, ऊपर तक लेके गया मैं इसको, इसके अंदर कितना वर्क कर दिया मैंने, कितनी एनर्जी स्टोर कर दी? जितना मैं फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर इनटू में जितना डिस्टेंस ये ऊपर लेके गया मैं इसको, तो ये वर्क कितना हो गया? फोर्स मैंने कितना लगाया इसके ऊपर?
भाई मैंने क्यों लगाया इसके ऊपर, तो ग्रेविटी लगा रही है, तो ग्रेविटी से अगेंस्ट ले जाने के लिए भी तो उतना फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को। तो ग्रेविटी नीचे कितना फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है मेरे पास, फोर्स भैया 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 वो फोर्स ना हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है बॉडी का, m है, एक्सेलरेशन कितनी है 9.8 है, यानी कि g है, तो mg हो गया इसका फोर्स, कि इतना फोर्स मेरे को इसके ऊपर लगाना पड़ा। ठीक है भाई, तो इतना फोर्स मैंने जो इसके ऊपर लगाया है, इसको मैं उठा करके यहां पर पुट कर दूंगा फोर्स की जगह पे। ठीक है भाई, तो मेरे पास वर्क कितना आ गया, mg हो गया फोर्स, और साथ में डिस्टेंस कितना मैंने ऊपर चढ़ाया, h हाइट तक मैंने इसको चढ़ाया ऊपर। ठीक है भाई, तो यहां पर ये जो वर्क डन मैंने किया, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी, दिस वर्क डन is stored in the body in the form of ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर्ड रहेगा। ठीक है भाई, तो यहां पर मेरे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी आ गई मेरे पास, स्मॉल m स्मॉल g और h, mgh की इक्वल ये आ जाएगी। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये हो गया मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इसका एक्सप्रेशन। ओके बातचीत, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन ऑफ मास 2 किलो का मास है अपने पास, इस प्लेस एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट दे रखी है अपने को, जी की वैल्यू अपने को दे रखी है। ठीक है, जी की वैल्यू लगभग अपन 10 मान लेते हैं, वैसे प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो इट इज 9.8, लगभग वाला भी मैं लिख देता हूं यहां पे, कहीं तू ऐसा बोले कल को कि देवू भैया ने हमको ये तो बताया नहीं कि 10 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है भाई, 10 भी अपन इसको लिख सकते हैं। ओके बातचीत, ओके बातचीत। तो यहां पर अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, mgh होती है, मास कितना है 5 किलो है, नहीं 2 किलो मास है, हाइट है अपने पास 5 मीटर, 2 किलो हो गया मास, g कितना हो गया 10 हो गया, हाइट कितनी हो गई 5 हो गई, कितना आ गया 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, तो 100 जूल की आ गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, 100 जूल, ऑप्शन सी। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 500 जूल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, 500 जूल्स की है ये, एंड इट्स मास अपने को दे रखा है उसका 10 किलो, g अपने को पता है 10 है, हाइट हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फाइंड करनी है, ये 0 0 0 0, हाइट आ गई मेरे पास 5 मीटर। ले भाई खत्म खेल, 5 मीटर की हाइट पर रख रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following factors does not affect gravitational potential energy? Gravitational potential energy किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और हाइट पर, इन 3 चीजों पर। तो मास अफेक्ट करेगा, हाइट अफेक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट करेगी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट नहीं करेगी। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एनर्जी? इनमें से किस किस चीज में एनर्जी लग रही है? एनर्जी यानी वर्क डन की आत्मा। तो वर्क कब होता है? जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो स्लीपिंग में तुम मूव कर रहे सोते सोते? नहीं भाई, नींद में चलते हो अगर तुम, तो वो तुम्हारी अलग केस है, तो ये तो नहीं होगा। स्टैंडिंग स्टिल, एक ही जगह पे खड़ा हूं, कुछ नहीं हो रहा, नहीं होगा। पुशिंग अ बॉक्स, यस, इसके अंदर मूवमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो यहां पर होगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, अब अपन बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है? 1 मिनट पानी पी लूं यार मैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होती है? मैंने बता दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोजीशन की वजह से, स्टेट ऑफ रेस्ट या उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हो जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या भला है? भला काइनेटिक एनर्जी अपने पास एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, स्पीड है ऑब्जेक्ट के पास, उसकी वजह से उसके पास जो एनर्जी होती है वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल, तू पेन फाइट खेल रहा है, तूने ऑब्जेक्ट को स्पीड दे दी, मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तूने फुटबॉल को किक मार दी और फुटबॉल मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी है। इनफैक्ट तू खुद भी मूव कर रहा है, खुद भी तू भाग रहा है, तो भी तेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। तूने एक हथौड़े को एकदम पटक करके मारा, स्पीड के साथ मारा, तो क्या हुआ? उस टाइम पे हथौड़े के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो यहां पर द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी की छोटी और सिंपल डेफिनेशन। ठीक है भाई, तो बॉडी है अपने पास, इफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एक बॉडी रेस्ट पर है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है, इज मेड टू मूव, उसको अपन ने मूव करा दिया है, तो वर्क अपन ने किया है ऑन द बॉडी, वर्क इज डन ऑन द बॉडी
एंड द बॉडी इन मोशन इज सेड टू पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अपन ने उस बॉडी पर काम किया है और अब उस बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है भाई, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की किसके इक्वल होगी, जितना काम हमने उसके ऊपर किया, इक्वल टू द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय अस। ठीक है भाई, तो ये अपने पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये डेफिनेशन है इसकी। और हाँ, अब काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, मास पर। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी, जितना ज्यादा माल भरा हुआ होगा उसके अंदर, उतना ज्यादा अपने को एनर्जी लगानी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। क्योंकि भाई भारी चीज है, मास ज्यादा है, उसको चलने में दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना। कम मास है तो आराम से जरा सा अपन ने वर्क डन किया, आगे उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ज्यादा मास है, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। तो मास के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एक तो आ गया अपने पास ये फैक्टर, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या आता है, स्पीड के स्क्वायर के साथ। जितनी तेज अपने को ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, अब तेरे को अगर नॉर्मल गाड़ी को बुगाटी बनाना है तो तेरे को उसके अंदर ज्यादा एनर्जी वाला, ज्यादा काम करने वाला इंजन लगाना पड़ेगा ना, है ना। तो वो तेरे को करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर तेरे को क्या करना है, उसको तेज भगाना है, स्पीड और तेज चाहिए, तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, उसका वर्क डन उस पर ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड ज्यादा करने के लिए, तो यानी काइनेटिक एनर्जी अपने पास किस पर डिपेंड करेगी, स्पीड पर। लेकिन स्पीड पर वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती, जैसे मास के ऊपर वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ना। डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगी, स्पीड के स्क्वायर पर, स्पीड के स्क्वायर पर। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये स्क्वायर वाला रिलेशनशिप कैसे आया, अब देख यार ये कैसे आया, ये तू आगे जाकर के जब डेरिवेशन इसकी पढ़ेगा ना काइनेटिक एनर्जी की, यूजिंग कैलकुलस एंड अदर थिंग्स इन मैथमेटिक्स में तू पढ़ लेगा। मैथमेटिक्स में पहले वो चीज पढ़ेगा, तो फिर वो फिजिक्स के अंदर इंप्लीमेंट होगी, तब जाकर के तेरे को पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी के लिए तुम बस इसको सिंपली याद कर लो कि स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसको मैं क्या कह सकता हूं, दैट काइनेटिक एनर्जी, स्पीड को अपन डिनोट करते हैं वी से, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो तू ये कह सकता है, शॉर्ट फॉर्म में तू ये कह सकता है। ठीक है, ये दो चीजें हैं अपने पास। आगे अगर मैं बढ़ूं तो एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपने पास दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, अपन ने जस्ट अभी देख लिया। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मुझे करना है कंबाइन, कर दिया कंबाइन, क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, mv स्क्वायर। अब अपने को बनाना है एक्सप्रेशन, अपने को बनाना है फॉर्मूला। तूने कोई सा भी फॉर्मूला ऐसा देखा जिसके अंदर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता हो, नहीं सर, सब में इक्वल टू आता है। तो इक्वल टू में लाने के लिए हमको यहां पर एक कांस्टेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट के मैंने लगा दिया और साथ में आ गया mv स्क्वायर। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अपने को जैसे फॉर्मूला अपन डिराइव करते हैं, जब अपन आगे जाकर के इस चीज को देखेंगे, डेरिवेशन जब होगी तो अपने को पता चलेगा ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, हियर कांस्टेंट के, ये जो कांस्टेंट के है इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, 1/2 आ जाती है। तो इसके फॉर्मूला में जब अपन इसको पुट कर देते हैं, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, मास आ गया, स्पीड का स्क्वायर आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी अपने पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसका मेरे पास ऐसा यूनिट क्या होगा, अगेन इसका भी ऐसा यूनिट मेरे पास जूल ही होगा, इसका भी ऐसा यूनिट मेरे पास क्या होगा बेटा, जूल ही होगा। ओके बातचीत, बिल्कुल ओके बातचीत। ठीक है भाई, ये हो जाता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी का खेल। ओके जी, अब यहां पर अपने पास डिफरेंस दे रखा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में ये आता ही आता है डिफरेंस, स्टार मार्क कर दिया, इंपॉर्टेंट लिख दिया, ये भी लिख दिया, नोट्स में लिख देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार लिख लेना। ओके, उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ को हमने काटा, पेड़ के पास पहले थी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ऊपर था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने उसको छोड़ दिया, काट दिया, तो अब वो स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। नीचे वो जैसे ही आएगा ग्राउंड तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ वो लैंड करेगा। तो अब वो क्या थी, उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, अब उसके पास क्या है, अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी वो ऊपर रख के बैठा था अपने पास, वही पोटेंशियल एनर्जी उसकी जो थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है भाई, मैंने गुलेल में एक पत्थर को खींच करके रखा हुआ है,
अभी उसके पास क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने जैसे ही उसको छोड़ा वो स्पीड के साथ भग लिया, स्पीड में भग लिया भाई साहब वो, है ना। तो क्या हुआ, वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैंने जैसे ही छोड़ी तो वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना भाई। अब छावा तुमने देखी हो, किसी ने यहाँ बाहुबली देखी हो, वो क्या था ना, बही मुखम, वो ऐसे करके 3 तीर निकालता है, तीरों को खींचता है। तो अभी उसने क्या किया, तीरों को खींचा हुआ है। तुम नमक नहीं तुम चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, है ना। तो उसने क्या कर रखा है, अभी तीनों तीरों को उसने खींच रखा है। वो जैसे ही उन तीरों को छोड़ेगा, अभी उन तीरों के पास क्या है, अभी उन तीनों तीरों के पास क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली। जैसे ही वो छोड़ेगा वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और वो तीनों तीर निकल जाएंगे स्पीड के साथ, स्पीड में भग लेंगे, है ना। तो ये अपने पास क्या होता है, कन्वर्जन होता है। एनर्जी कैन नेवर बी, ध्यान से सुनना, बड़े पते की बात बता रहा हूं, तू लाखों रुपए खर्च करके भी ये बात अपने दिमाग में किसी से समझवा नहीं पाएगा। मैं 1 मिनट में तेरे को बता दूंगा, 1 मिनट से भी कम समय में। ध्यान सुनियो, एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं, हम ना ही बिगाड़ सकते हैं, ना ही हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तूने पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया काइनेटिक एनर्जी में। सर क्या बात कर रहे हो, एनर्जी, कितने बड़े बड़े जो एनर्जी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, नेचुरल एनर्जी, इतनी सारी चीजें होती हैं अपने पास, नहीं होती। जिस भी चीज से वो प्रोड्यूस करी जाती है वो रॉ मटेरियल होता है, उसके पास उसकी खुद की एनर्जी होती है, और वो रॉ मटेरियल से फिर वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली एक चीज में से दूसरी चीज की एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ट्रांसफर करवाया जा रहा है, राइट। एम आई क्लियर। तो यही अपने पास जो कन्वर्जन होता है, यही जो हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, कि पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, या कोई सी भी फलानी ढिमकानी एनर्जी, इसी को अपन क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दिस लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mechanical energy. The potential energy changes into kinetic energy when it is put to use. In absence of friction, the sum of potential energy and kinetic energy remains constant at each instant. Friction का absence मतलब अब किसी भी सरफेस पर अगर फ्रिक्शन होगा, उसके अंदर वो फ्रिक्शन भी थोड़ा सा, उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बेसिकली जो भी पोटेंशियल एनर्जी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दे भाई साहब क्या होता है, तो ये लिख के आना। ओके, आगे अपने पास क्या है, जैसे यहां पर अपने पास पत्थर था, यहां पर ऊपर क्या थी, ऊपर थी इसके पास mgh, ऊपर क्या थी इसके पास mgh थी, यहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी इस पत्थर के पास, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, रेस्ट पर था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब ये नीचे आ गया, तो यहां पर अब ये ग्राउंड पर आ चुका है, h इसकी 0 हो चुकी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अभी इसके पास है, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से कन्वर्जन हो जाता है। ओके जी, यहां पर भी अपने पास ऐसा ही हो रहा है, एक बॉल है, उसको मैंने दबा के रखा हुआ, जो गुलेल वाला मैं तुमको बता रहा हूं, ये एग्जांपल मैं तुमको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, और यहां पर क्या है, अपने पास डैम है, बेसिकली क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है, पावर प्लांट है ना। उसमें से क्या हो रहा है, इतना सारा पानी अपन ने इतनी हाइट तक भर रखा है, इतनी हाइट तक अपन ने इतना सारा बेटे पानी भर रखा है। अब वो पानी का क्या है, इतना सारा ये जो है हाइट है, इसके पास यहां पर पानी के पास क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी यहां पर काइनेटिक एनर्जी में, तभी तो पानी स्पीड के साथ निकल रहा है, तभी तो पानी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। अब ये स्पीड के साथ यहां पर टरबाइन तक आया, यहां तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी ही है। अब ये पानी पड़ा टरबाइन के ऊपर, टरबाइन को इसने क्या किया, घूम घूम चक्री बाबू लायो बकरी, गोल गोल चक्री बाबू लायो बकरी, इस टरबाइन को इसने घुमाया, इस टरबाइन को इसने घुमाया, तो यहां पर इसको क्या मिल गई, रोटेशनल एनर्जी मिल गई। और इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, अरे बहुत होती है ना। तो यहां पर इस टरबाइन को बेसिकली इसने घुमाया। अब इस टरबाइन के घूमने की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी थी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, जनरेटर के बाद तारों से कनेक्ट हो गई और वो ट्रांसफार्मर तक पहुंच गई। अब क्या बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। अब उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तेरा गीजर चल रहा है, हीट एनर्जी बन गई। तेरे घर में कपड़े इस्त्री हो रहे हैं, हीट एनर्जी बन गई, है ना। बतेरी एनर्जीज में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तू यूज कर लेगा। ठीक है भाई, ये चीज अपने पास हो गई कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में। पेंडुलम के अंदर अपने पास क्या होता है, पेंडुलम की ये होती है बेटा मीन पोजीशन, पेंडुलम की ये क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। और ये क्या होती है, ये वाली होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाली भी और वो वाली भी। ये हो गई मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशंस। तो बेसिकली यहां पर
एक्सट्रीम पोजीशंस पर पेंडुलम के साथ क्या हो रहा है? एक्सट्रीम पोजीशंस पर पेंडुलम क्या है, हाइट एच तक पहुंच चुका है। हाइट एच तक पेंडुलम मेरा पहुंच चुका है जब एक्सट्रीम पोजीशंस पर है, तो यहां पर हो चाहे वहां पर हो, हाइट एच पर है बेसिकली, है ना। यहां पर क्या है, इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से यहां पर क्या है, हाइट 0 है, लेकिन यहां पर हाइट कुछ ना कुछ हाइट पर वो पहुंच चुका है। तो यहां पर इसके पास क्या है, इस इन पॉइंट्स पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। यहां पर भी सेम, लेकिन यहां पर क्या है, ये जैसे यहां से गुजरेगा तो यहां से स्पीड के साथ गुजरेगा, यहां से ये स्पीड के साथ गुजरेगा, स्पीड के साथ। तो बेसिकली इन पॉइंट्स पर आकर के वो एक मोमेंट में क्या होगा, 0 स्पीड, फिर वो वापस थे 0 स्पीड, फिर वो वापस थे 0 स्पीड। तो बेसिकली उसकी तेज स्पीड कहां पर है, मीन पोजीशन वाले पॉइंट पर है, मीन पोजीशन वाले पॉइंट पर है, नीचे वाले पॉइंट पर, है ना। तो यहां पर इसकी जो है स्पीड ज्यादा होगी लेकिन हाइट 0 होगी। यहां पर इसके पास स्पीड होगी, तो इस पॉइंट पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी तगड़ी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होगी टाई टाई फिर 0 बटा सन्नाटा। ठीक है भाई, तो ये अपने पास होता है पेंडुलम का केस। और आगे बढ़ोगे, रोलर कोस्टर, भाई साहब धीरे धीरे करके ताकत लगा के अपन ने रोलर कोस्टर को ऊपर तक पहुंचाया, हाइट तक। क्या हुआ अब क्या हुआ भाई साहब, वो हाइट तक पहुंच चुका है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच चुका है। अब यहां पे पहुंचने के बाद एकदम तेज क्यों नीचे आते हैं, क्योंकि इतनी सारी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने लोड करी थी, वो सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है नीचे, और हमारे ऊपर लगता है तगड़ा जर्क, झटका, और अपन एकदम डरते डरते नीचे आते हैं। ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर थी वो नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है भाई, इसलिए स्पीड के साथ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किस किस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, भाई पड़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसमें, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, स्पीड। अ स्ट्रेच रबर बैंड, एक रबर बैंड जिसको अपन ने स्ट्रेच कर दिया, इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। मूविंग बाइसाइकिल, मूविंग मूविंग है, मूव कर रहे, चलता रहे, इसके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। एट विच पॉइंट डज अ स्विंगिंग पेंडुलम हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होती है, नीचे होती है ना, स्पीड सबसे ज्यादा, स्पीड जहां पर सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी वहां पर सबसे ज्यादा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है ना भाई। तो क्या होगा, एट द लोएस्ट पॉइंट इन द स्विंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी है उसके पास 100 जूल की। व्हाट इज इट स्पीड, उसकी स्पीड अपने को बतानी है। 100 जूल की आ गई भाई साहब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1/2 mv स्क्वायर। 100 जूल की आ गई एनर्जी, 1/2 आ गया। मास कितना है, मास है 5 किलो, 5 किलो का ऑब्जेक्ट है। स्पीड का स्क्वायर अपने को बताना है, ये 2 यहां पर चले जाएगा, पहले इसको 5 से काट देते हैं, तो ये क्या आ गया, 20 के टेबल में आता है ना भाई, सही किया ना मैंने, कुछ गलती तो नहीं करी, मैथ्स बड़ी कमजोर है भाई मेरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन गलत है, इसके ऑप्शन सारे गलत है ना। ये 2 भी यहां पर 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर, तो ये आ जाएगा 40। अब स्पीड जो आ गई, स्पीड का स्क्वायर वो आया 40 के इक्वल, है ना। तो ये आंसर इसका होना चाहिए 2√10। हाँ, 2√10 होगा इसका आंसर। अपने पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 2√10 मीटर्स पर सेकेंड, इतनी स्पीड आएगी यहां पर। लेकिन कोई सा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा, तो आंसर अपना ये होगा बेसिकली 1.414 वैल्यू होती है √10 की, और ये अपने पास क्या आ जाएगा, 14 के आसपास आंसर आना चाहिए इसका, लेकिन 14 के आसपास अपना कोई आंसर नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने पास एकदम गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी ऑप्शंस में, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अपना आंसर सही होना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक 1 किलो का मास है अपने पास, फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट दे रखी है अपने को। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे हिट करने से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, एक चीज ध्यान रख, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो तू पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेना, तेरे पास काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगी। तो क्या हुआ, जो उसकी ऊपर थी का पोटेंशियल एनर्जी, वही पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी। मास कितना है, मास है हमारे पास 1 किलो, जी है अपने पास 10, हाइट है अपने पास 10, तो ये आ गई 100 जूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो 100 जूल्स की अपने पास काइनेटिक एनर्जी होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है भाई, ओके जी। ये तुम्हारे पास एक होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है,
गुड क्वेश्चन है, कुछ तो मैं तुम्हें अच्छा क्वेश्चन तुम्हें भी दूंगा, थोड़ी बहुत अपनी नॉलेज टेस्ट करो, ठीक है। ओके, आ जा। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूं, कि पोटेंशियल एनर्जी अपन ने पढ़ ली, काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, हमारे आसपास और कितनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बतेरी है, बतेरी है, सारी तो पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है, लेकिन जो अपन पढ़ सकते हैं मेजर मेजर उनके बारे में बात कर लेता हूं। तो अपने पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एक हो जाती है सोलर एनर्जी, सूरज दादा से जो मिलती है। हीट एनर्जी, अग्नि मैया, अग्नि से जो मिलती है अपने को, अग्नानी से नहीं बेटा, अग्नि से, अग्नानी तो मैं हूं, ठीक है भाई। जो हीट से मिलती है अपने को, गर्मी से जो हीट एनर्जी मिलती है, आग से या और भी अपने पास सोर्सेज होते हैं। बेसिकली हीट एनर्जी जो होती है, हीट जो होती है उसकी जो एनर्जी होती है हीट एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी सूरज दादा से मिलती है अगेन, और क्या, और भी अपने पास लुमिनस सोर्सेज होते हैं लाइट के, है ना, उनसे मिल जाती है लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। सर आपकी ये जो साउंड एनर्जी है इसने तो हमारे अंदर एनर्जी भर दी सर। देखा बेटा, साउंड एनर्जी गा रहा हूं मैं, आवाज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिस एनर्जी से तेरे घर के अप्लायंसेस चलते हैं, तेरा ये फोन चार्ज होता है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी हमारे पास होती है, जिससे हमारे पास बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, केमिकल्स के कुछ ना कुछ रिएक्शंस करवाए जाते हैं, सारी क्या हो जाती है, केमिकल एनर्जी हो जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अब देखो बात बताऊं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो सेल होता है, सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बैटरी से। बैटरी के अंदर क्या होती है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रही होती है। पता है ना तुमको, बैटरी का स्ट्रक्चर तो तुम जानते ही हो, है ना। बैटरी के अंदर क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, केमिकल के अंदर होते हैं, एसिडिक या सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, बेसिकली पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। दैट केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी तू अगर हीटर चला रहा है या वो आयरन चला रहा है, तो वो हीट एनर्जी में फिर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो बतेरी अपने पास कन्वर्जन डेली लाइफ में हमारे घर घर के अंदर ही बहुत सारा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी तुमको पता ही है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में होती है। ओके जी, एनर्जी कन्वर्जन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ये तो हो गया अपना, कवर हो गया ना ये तो, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपने पास हो गया कवर। उसके बाद क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन बहुत सारे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आ जाओ थोड़े से और देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, डायनामो मोटर के केस में अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो अपन ने डैम वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा, उसके अंदर ये जो था, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के साथ अपना शुरू करके एकदम तेज रफ्तार में पानी गिर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि टरबाइन के ऊपर गिरी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने पास कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, थर्मोकपल के केस में, बतेरी चीजें होती हैं अपने पास, जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, उसके केस में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में, स्पीकर में, माइक में, है ना। केमिकल एनर्जी अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है कंबशन का, जिससे अपन जलाते हैं भाई, किसको, कैंडल को, या किसी भी चीज को जला रहे, कंबशन हो रहा है ना भाई। वो कंबशन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई, उसी आग की वजह से हमें रोशनी भी मिल रही है, हमें गर्मी भी मिल रही है। तो बेसिकली लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, दोनों में कन्वर्जन हो गया, किसका, केमिकल एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और भी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बत्तियां जल रही हैं भाई हमारे घर की, हो रहा है भाई कन्वर्जन, हो लिया काम, है ना भाई। चल भाई, और क्या है हमारे पास, पावर। इस क्लास का, इस चैप्टर का आई थिंक ये आखिरी टॉपिक है हमारा। यस, पावर। पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन तो यहां लिखी है, क्या होता है ये तो तुमको पता ही है ना। फॉर्मूला बेसिकली क्या है, पावर होता है अपने पास रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं। अब ये डिपेंड करेगा हमारे पास पावर कितनी है, हमारे पास ताकत कितनी है, कि हम कितनी जल्दी जल्दी वो काम कर सकते हैं, हमें उस काम को करने में कितना समय लग रहा है। तो कम समय लगेगा यानी कि हमारे पास पावर ज्यादा है, ज्यादा समय लगेगा हमारे पास पावर कम है, ठीक है। तो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब किसी की भी वर्ड की डेफिनेशन में अगर रेट आ जाता है, रेट वर्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब टाइम के साथ साथ, टाइम के हिसाब से अपन कितनी जल्दी जल्दी काम कर पा रहे हैं, ठीक है। रेट का मतलब ये टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो यहां पर पावर का हमारे पास, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, तो पावर हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड करती है, कितना अपन काम कर सकते हैं, और डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि कितनी देर में कर सकता है भाई। तू कम देर में करेगा तो तेरे पास ज्यादा पावर है। तेरा टाइम अगर कम हो जाएगा तो तेरी पावर बढ़ जाएगी, तेरा टाइम अगर बढ़ जाएगा तेरी पावर कम हो जाएगी। अब अगर तू ज्यादा काम कर पा रहा है तो तेरे पास ज्यादा पावर है, तू अगर कम काम कर पा रहा है तेरे पास कम पावर है।
तो टाइम जो पावर जो होती है वो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन चीजों को अगर मैं मिला देता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है पावर का, वो क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। ठीक है भाई, वर्क अपॉन में टाइम होता है, कई जगहों पे एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, लेकिन एनर्जी और वर्क में ज्यादा अंतर नहीं है ना। एनर्जी क्या है, वर्क की आत्मा है, तो वर्क की जगह अगर एनर्जी लिख दें तो भी अपने पास जम जाती है बात। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास। तो इस केस में अपने पास क्या होता है, पावर का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो क्या आ जाएगा, भैया 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 भैया, वर्क का होता है जूल, टाइम का होता है सेकंड, तो पावर का हमारे पास क्या आएगा, जूल पर सेकंड आएगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, यही होगा, यही होगा। लेकिन जिस तरीके से वर्क के केस में जूल भाई साहब ने कलेश किया था कि भाई साहब जब काम मैंने किया है तो मेरा यूनिट लगना चाहिए, मेरा नाम लगना चाहिए ना, वैसे पावर के केस में जिस भी भाई साहब ने किया था उन्होंने क्या बोला, वॉट भाई साहब ने, वॉट भाई साहब ने बोला मेरा नाम लगेगा। तो इसीलिए जूल पर सेकंड तो होता ही है इसका ऐसा यूनिट, लेकिन अपन वॉट भी बोलते हैं इसके एसआई यूनिट को। ठीक है, तो इसके अंदर ये आ गए दो एसआई यूनिट, जूल पर सेकंड या फिर वॉट भी कहा जा सकता है। वॉट को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। ठीक है भाई, ओके, ये अपने पास आ गई डेफिनेशन ऑफ पावर। द पावर ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द बॉडी। ओके, चल भाई, अब यहां पर यूनिट्स हैं कुछ पावर के अपने पास, जल्दी से देख लेते हैं। वॉट भाई साहब थे, वॉट भाई साहब का पूरा नाम क्या था, जेम्स प्रेस्कॉट वॉट, जेम्स प्रेस्कॉट वॉट। अब एक जूल पर सेकंड जो होता है वो एक वॉट के इक्वल होता है, मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिया। एक किलोवाट के अंदर, जैसे एक किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे एक किलोवाट के अंदर मेरे पास 1000 वॉट होते हैं। ठीक है जी, सिंपल बातचीत है। एक मेगावाट, मेगावाट के अंदर मेरे पास 10 टू द पावर 6 वॉट्स होते हैं। यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुको। ये हो जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर 6 वॉट्स, यानी कि 10 लाख। एक मेगावाट के अंदर मेरे पास होते हैं 10 लाख वॉट्स। ओहो, ये क्या हो गया। ठीक है, इसको बोलते क्या है, मेगावाट बोलते हैं, ताकि तू भूल जाए इसलिए मैं लिख देता हूं। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पे मेगावाट। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं अपन मेगावाट। ओके, और अगर मैं बात करूं अपने पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में मोटर वगैरह की अगर हम बात करते तो कहते हैं ना भाई इसकी मोटर बड़ी तेज है, इसका इंजन बड़ा तेज है, इस गाड़ी का इतने हॉर्स पावर पे चलता है। हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति, हाँ घोड़े की शक्ति, घोड़े के अंदर बहुत पावर होती है ना। तो घोड़े की पावर के यूनिट को ही अपन ने, घोड़े की पावर को ही क्या बना दिया, यूनिट बना दिया अपन ने, हॉर्स पावर बना दिया। तो हॉर्स पावर अपने पास एक यूनिट होता है पावर का, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बतेरे डिवाइसेस में यूज होता है, इंजन वगैरह बनाने में। एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। 746 वॉट्स होते हैं अपने पास किसमें, एक हॉर्स पावर में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एक किलोवाट आवर की, किलोवाट आवर क्या होगा, अब देख मेरे पास पावर है, वर्क अपॉन टाइम है। ठीक है, अगर मैं पावर का यूनिट ले लेता हूं किलोवाट, ऐसा यूनिट नहीं कह रहा, ऐसे इन जनरल किलोवाट ले रहा हूं। ठीक है, किलोवाट मैंने ले लिया इसका यूनिट, टाइम का मैंने यूनिट ले लिया आवर, सेकंड की जगह आर ले लिया। तो अब मैं इसको अगर इस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास वर्क अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो पावर इंटू में टाइम आ जाएगा, तो वर्क का मेरे पास यूनिट क्या आ जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से किलोवाट आवर को अगर डिराइव किया जाए तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। इतने जूल्स होते हैं किसके अंदर, एक किलोवाट आवर के अंदर। ठीक है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। ओके जी, ये अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थे पावर के। पावर किन किन चीजों पे डिपेंड करती है कि कितना काम किया है अपन ने, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बॉडी, इस पे डिपेंड करेगी। एंड कितना टाइम उस बॉडी ने लिया उस काम को करने में, है ना भाई। तो ये द टाइम टेकन बाय द बॉडी, बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क। ठीक है, उस काम को करने में कितना टाइम लिया। हम टाइम घटाएंगे, पावर बढ़ जाएगी, हम टाइम बढ़ाएंगे, पावर घट जाएगी, हम वर्क बढ़ाएंगे, पावर बढ़ जाएगी, हम वर्क घटाएंगे, पावर घट जाएगी। ठीक है भाई, ओके। ये अपने पास डिफरेंस है वर्क और पावर के बीच में, ये तुम्हारे नोट्स के अंदर होना चाहिए। दिस इज अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट
डिफरेंस क्वेश्चन जो कि पेपर में कई बार आ जाता है, वर्क और पावर के बीच का डिफरेंस बताओ। एनर्जी और पावर के बीच का आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना। ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये अपने पास पेपर में आ जाते हैं और इनको हमें कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आया तो फ्री के मार्क्स हो जाएंगे ना भाई। तेरे को मैंने पहले ही बता दिया पेपर में आएगा, तो करके जाना यार, है ना। ये चीज है। ये आ गया अपने पास 1 वॉट कैन बी डिफाइंड एज, एक वॉट को मैं क्या बोल सकता हूं, पावर का होता है ना वॉट, और पावर क्या होती है, वर्क अपॉन में टाइम होता है। तो एक वॉट को मैं बोल सकता हूं कि मैंने 1 जूल का काम 1 सेकंड में कर लिया, मतलब 1 जूल अपॉन 1 सेकंड क्या बना, 1 जूल पर सेकंड बना, और जूल पर सेकंड को मैं क्या कहता हूं, 1 वॉट कहता हूं। तो 1 वॉट बन गया ना, कि मैंने 1 जूल का काम किया 1 सेकंड में। 1 जूल पर सेकंड कह सकते हैं, 1 जूल पर मिनट नहीं कह सकते, 1 न्यूटन पर मीटर नहीं कह सकते, 1 न्यूटन पर सेकंड नहीं कह सकते। सो 1 जूल पर सेकंड विल बी द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है ऑफ 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर है, इज यूज फॉर 1 आवर, उसको 1 घंटे के लिए मैंने यूज कर लिया। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर इज, कितनी किलोवाट आवर, अरे भाई 2 किलोवाट की मेरे पास पावर है। मेरे को एनर्जी, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो वर्क ही लिख ले तू, कोई नहीं, तू वर्क लिख ले, ठीक है। और टाइम कितना लिया है, 1 आवर लिया है, 1 आवर। इसको इस तरफ ले जाएंगे, वर्क मेरे पास कितना आ गया, 2 किलोवाट आवर का मेरे पास आ गया वर्क, ठीक है। और ये जो वर्क होगा मेरे पास, ये स्टोर्ड होगा उस हीटर के अंदर किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, है ना। तो ये मेरे पास क्या आया, 2 किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर, ऑप्शन सी। अ बल्ब ऑफ 100 वॉट, 100 वॉट का बल्ब है, पावर दे रखी है मेरे को 100 वॉट, इज यूज फॉर 10 आवर्स, टाइम मेरे को दे रखा है 10 आवर्स। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में मेरे को फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई होगी। सबसे पहले तो इसको वॉट को किलोवाट में करते हैं। 1 किलोवाट में अगर होते हैं 1000 वॉट, तो 1 वॉट में हो जाएंगे 1/1000 किलोवाट, और 1/1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोवाट। तो ये रिलेशन भी तुम अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। 1 वॉट में अगर इतने किलोवाट है, तो मेरे पास 100 वॉट में कितने हो जाएंगे, आया देख लेते हैं। 100 इंटू में 10 टू द पावर -3 कर देंगे, तो इतने किलोवाट आ जाएंगे, जो कि मेरे पास कितने हैं, 0.1 किलोवाट है। यह आ गई मेरे पास पावर, यह आ गया मेरे पास टाइम। और अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करूंगा, तो वो आ जाएगी पावर इंटू में टाइम। पावर है मेरे पास 0.1 किलोवाट, टाइम है मेरे पास 10 आवर्स का, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की मेरे पास होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर, ऑप्शन ए। गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस तुमसे लग जाने चाहिए, बच्चे गलती कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चंस अगर कर पाओगे तो कुछ भी कर लोगे, ठीक है भाई। चलो जी, अगर तुमने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है क्लास 6, 7, 8 के व्हाट्सएप चैनल की, तो अभी जल्दी से भाई ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, है ना भाई, मजा आएगा। सारी की सारी अपडेट्स तुम्हें मिलती रहेंगी, सारी की सारी पता चलता रहेगा कौन सा लाइव सेशन होने वाला है, कब होने वाला है। ओके, दिस इज गुड। तो यहां पर अपन आज की क्लास को करते हैं समाप्त। अगर इस चैप्टर में आया हो मजा और भाई अब तुम्हें नहीं मिलेगी सजा, तो जल्दी से भाई कमेंट सेक्शन में छाप दिए जाएं हरे दिल, मजा आ गया तो ठीक है भाई, हरे दिल छाप दो और अपने दोस्तों से शेयर करो इस लेक्चर को, तो ताकि भाई तुम्हारा तो भला हुआ इस लेक्चर को देख के, उनका भी भला हो, उनको भी क्यों रोना भाई, पेपर आने वाले हैं, सबसे शेयर करो, है ना भाई। भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत महारत करे, ठीक है भाई। चलो जी, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो तुमको होमवर्क में दिए हैं वो जरूर करना, ठीक है। एंड ठीक है, बस नोट्स तुम्हें मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो जी, आज की क्लास को करते हैं अपन यहीं पर समाप्त। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, अपने दिलो दिमाग को सदा खुली किताब रखना। बाय बाय।